प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट की पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा व विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान, पद अथवा दर्जा अवश्य दिया जाता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर आसीन होता है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि उसका दर्जा दूसरे क्षेत्र पर भी महत्वपूर्ण या ऊंचा हो। जैसे एक मंत्री राजनीति में महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थान पर एवं ऊंचा स्थान रखता है, जबकि खिलाड़ी न होने के कारण उसका क्रीड़ा जगत में कोई स्थान नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक परिवार में दादा का स्थान सबसे ऊंचा है, परंतु एक ऑफिस में चपरासी होने पर क्लर्क या बाबू की तुलना में उसका स्थान नीचा माना जा सकता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति किसी समय पर सामान्यतः अपनी परिस्थिति उच्च हो सकती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह परिस्थिति सामान्यतः दूसरे स्थान पर भी उच्च हो। एक व्यक्ति सामान्यतः एक समाज के अंतर्गत महत्वपूर्ण या उच्च पद पर हो सकता है, अर्थात वह दादा हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह उसकी पद स्थान या स्थिति सामान्यतः किसी ऑफिस के अंतर्गत भी उच्च हो, वह वहाँ निम्न स्थान पर भी हो सकता है। अर्थात यहाँ कहने का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय स्थान एवं संस्था विशेष के अंतर्गत जो पद स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है, सामान्यतः वह उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। अर्थात किसी समय, स्थान एवं स्थिति के अनुरूप व्यक्ति जो कार्य करता है, सामान्यतः वह उसकी परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि परिस्थिति हमेशा समान हो। सामान्यतः वह समय और स्थान एवं स्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। आज कोई व्यक्ति बेरोजगार है, परंतु सर्विस लगने के पश्चात सामान्यतः वह रोजगार प्राप्त करने लग जाता है, तो सामान्यतः उसकी पद स्थान एवं स्थिति बदल जाती है। अर्थात यहाँ परिस्थिति को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने के प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री राल्फ लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को अभिव्यक्त किया था। प्रमुख समाजशास्त्री इलियट एवं मेरिल ने परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग,
आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं प्रियतनों आदि के कारण प्राप्त करता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्री इलियट या मेरिल ने परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय या विवाह एवं प्रियतनों आदि के कारण प्राप्त करता है, उसे ही परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है। प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर लिंटन ने भी परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में, स्थान एवं संस्था विशेष में जो स्थान, पद एवं दर्जा प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। अर्थात प्रमुख समाजशास्त्री लिंटन ने भी परिस्थिति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में या स्थान या संस्था विशेष में जो पद या दर्जा प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिस्थिति व्यक्ति की या समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है। यह व्यक्ति अपने गुण या योग्यता के माध्यम से धारण कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय, स्थान एवं संस्था विशेष के अंतर्गत जो पद, स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है, उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। अर्थात परिस्थिति को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ हम परिस्थिति और भूमिका के कुछ आवश्यक तत्वों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अर्थात हम यहाँ कहें कि प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति एवं उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति ही यह तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी समाज विशेष के अंतर्गत परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण सामान्यतः समाज की मूल्यों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक समाज में परिस्थिति उसे वह भूमिका का निर्धारण उस समाज में सांस्कृतिक कारक एवं मूल्यों द्वारा ही निर्धारित होता है। दूसरा, हम यहाँ कहें कि परिस्थिति एवं भूमिका की आवश्यकताओं को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थिति एवं भूमिकाओं से होता है, जो उससे प्रभावित भी होती है। अर्थात परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अर्थात एक व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका दूसरे व्यक्ति की पद, स्थान एवं स्थिति के आधार पर ही निर्धारित होती है, कहा जा सकता है। तीसरा, हम यहाँ कहें कि एक ही परिस्थिति व भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री व मोरारजी द्वारा समान रूप से भूमिकाओं का निर्वहन नहीं किया गया था। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि एक ही परिस्थिति व भूमिका का निर्वहन पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। अर्थात समान नहीं है, आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति सामान्यतः जिस पद, स्थान एवं स्थिति पर है, दूसरा व्यक्ति भी सामान्यतः उसी पद, स्थान, स्थिति पर होते हुए उसी प्रकार का कार्य करे, यह आवश्यक नहीं है। अर्थात यह व्यक्ति विशेष के आधार पर निर्धारित होती है। चौथा, हम यहाँ कहें कि
प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल भाग ही होती है। व्यक्ति समाज में एक स्थान एक साथ अपनी परिस्थिति प्राप्त करता है और विभिन्न स्थितियों में सामान्यतः उसकी परिस्थिति में परिवर्तन देखा जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल भाग होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां भी प्राप्त कर सकता है। समाज के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति की को जो पद, स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है वह उसका संपूर्ण भाग माना जा सकता है। आगे हम यह कहें कि परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। इन परिस्थिति समूह के आधार पर ही हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक परिस्थिति समूह की अपनी एक सी समस्याएं या विशेषताएं आदि लिए हुए होती है। अर्थात परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति एवं समूह में बटा हुआ होता है। इन परिस्थिति समूह के आधार पर ही हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न प्रकार के समूह के अंतर्गत बटा हुआ रहता है। अर्थात कोई उच्च पद पर है तो कोई निम्न पद पर है। कोई समाज के अंतर्गत सामान्यतः पिता की भूमि परिस्थिति ली हुई है तो कोई पुत्र की परिस्थिति ली हुई है, कोई माँ की परिस्थिति ली हुई है तो कोई बेटी की परिस्थिति ली हुई है। हम कह सकते हैं कि परिस्थिति व भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न प्रकार के समूह में बटा हुआ होता है। आगे हम यह कहें कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात प्रत्येक समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक परिस्थिति के साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं मूल्य जुड़े हुए रहते हैं जिनके कारण सामान्यतः उसकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम कहें कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री की परिस्थिति सामान्यतः उतनी उच्च नहीं है जितनी कि पश्चिमी देशों के अंतर्गत मानी जाती है। इसके साथ ही हम कहें कि एक व्यक्ति एक समाज में कई परिस्थितियों को धारण करता है किंतु वह सभी का निर्वहन समान योग्यता व कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। जैसे एक व्यक्ति एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है किंतु वह एक असफल व्यापारी और एक लापरवाह पति भी हो सकता है। अर्थात हम यह कहें कि एक व्यक्ति एक समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है किंतु वह सभी का निर्वहन समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता है। अर्थात जैसे हम यहाँ कहें कि एक व्यक्ति एक अच्छा खिलाड़ी तो हो सकता है किंतु वह आवश्यक नहीं है कि एक सफल व्यापारी भी हो या एक अच्छा पति या पिता हो। अर्थात एक व्यक्ति एक समय में सामान्यतः यदि कई प्रकार की परिस्थितियां धारण करता है तो आवश्यक नहीं है कि वह सभी प्रकार की परिस्थितियों को सही ढंग से निर्वहन कर सके। समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थिति के कारण ही सामाजिक संस्तरण तथा विविधीकरण पैदा होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज में उच्च एवं निम्न परिस्थिति के कारण ही विविधीकरण व संस्तरण पैदा होता है जो
उदग्र उद्ग्र एवं क्षैतिज रूप से हो सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः परिस्थिति के कारण ही विभिन्न प्रकार की विभेदीकरण पाया जाता है, और यह विभेदीकरण सामान्यतः उद्ग्र ऊपर की ओर या सामान्यतः क्षैतिजता की ओर अर्थात अपने स्तर पर ही बिखरा हुआ माना जा सकता है। समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं और कुछ परिस्थितियां अर्जित होती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज में सामान्यतः कुछ परिस्थितियां अर्जित अर्थात ग्रहण की हुई होती हैं, और कुछ परिस्थितियां प्रदत्त जो हमें हमारे पूर्वजों के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, मानी जा सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने परिस्थिति किसे कहते हैं अर्थात परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा व परिस्थिति के महत्वपूर्ण कारकों पर कुछ विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।